मैं विशाल की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे अपने घर वालों की समझाई हुई बात जरा भी दिमाग में नहीं आती थी। मेरे घर वालों को मालूम था कि मैं विशाल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, पर विशाल मुझे हमेशा ये कहकर टाल देता था कि मैं अभी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। इसके बाद ही मैं अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करूँगा और फिर शादी होगी। मुझे विशाल की इस बात पर बहुत ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि विशाल को तो नौकरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और वो बहुत अमीर घराने से संबंध रखता था। उसका बाप शहर का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और विशाल उनकी सारी दौलत का इकलौता वारिस था। पर मुझे उसके प्यार पर अंधा यकीन था कि विशाल एक ना एक दिन मुझसे शादी जरूर करेगा। मेरी और विशाल की मोहब्बत को पूरे 2 साल गुजर चुके थे। हम 2 साल से रिलेशनशिप में थे। विशाल की हर इच्छा को मैंने इस उम्मीद पर पूरा किया था कि वो एक ना एक दिन जरूर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मैं विशाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे जरा भी पता नहीं था कि विशाल मुझे धोखा दे सकता है और शादी से मना कर सकता है। विशाल की नौकरी का मैंने पूरे 2 साल तक इंतज़ार किया। जब विशाल पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा तो मैंने उससे शादी की बात की और कहा कि अब मेरे घर वालों के पास रिश्ता ले आओ। विशाल ने तो उसी वक्त अपना मुंह फेर लिया और कहा कि मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। तुम एक गरीब खानदान की लड़की हो, जबकि मेरे माँ बाप एक अमीर खानदान की लड़की को बहू बनाना चाहते हैं। तुम मेरे स्टेटस की नहीं हो। मेरे माँ बाप तुम्हारे लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। विशाल की ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही विशाल है जो मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता था और मुझसे हर तरह का वादा कर चुका था कि मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। विशाल ने तो मेरी इज्जत को रौंद दिया था। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। मैंने यही सोचकर विशाल के आगे अपनी इज्जत रखती थी कि एक ना एक दिन इसी को तो मेरा पति बनना है, इसलिए मुझे आज से ही उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। पर मैंने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया था। आज मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि विशाल पर भरोसा करके मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मुझे अब अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होती नज़र आ रही थी। उस दिन जब मैं फ़ोन पर बात करते करते विशाल को समझा रही थी तो उसने मेरी कॉल उसी वक्त काट दी और मेरी एक बात भी ना सुनी। मुझे रोता हुआ देखकर माँ समझ चुकी थी कि विशाल ने शादी से मना कर दिया है। माँ तो मुझे पहले भी काफ़ी बार समझा चुकी थी कि यह अमीर ज़्यादा है, तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। तुम्हें ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए और अपनी इज्जत को सुरक्षित रखना चाहिए। माँ के समझाने पर भी मैं ना समझी और अपनी इज्जत विशाल के सामने रख दी। पर अब मैं इस बात पर काफ़ी पछता रही थी। माँ मुझे गले लगाकर दिलासा दे रही थी, पर जो कुछ भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। मैं अब किसी की भी पत्नी बनने के लायक नहीं थी। इस बात तो काफ़ी दिन गुजर गए, पर मेरी आंखों से पानी सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दिन रात रोती रहती थी। मेरे रोने की वजह से मेरी दोनों छोटी बहनें भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी और उनकी पढ़ाई पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा था। माँ और पापा तो पहले भी मेरी वजह से काफ़ी परेशान हो चुके थे, पर अब मैं उनको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि अब जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से विदा होकर माँ और पापा के लिए और परेशानियों का कारण ना बनूं। मैंने माँ से कह दिया कि आप जहाँ भी चाहती हैं वहाँ शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप जल्दी से उन लड़के वालों को बुला दे जो मेरे रिश्ते के लिए आपको बार बार मिन्नतें करते थे। विशाल की ही कुछ दिनों में शादी थी और मैं उससे पहले शादी करना चाहती थी। विशाल को लगता था कि उसने मुझसे शादी ना की तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं विशाल को एक मजबूत लड़की बनकर दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि विशाल ये ना सोचे कि मैंने सपना को नहीं अपनाया, उसकी इज्जत तार तार कर दी तो शायद उसके साथ कोई भी अब शादी नहीं करेगा। मैं इसलिए उससे पहले ही शादी करके उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहती थी। माँ ने लड़के वालों को अगले ही दिन घर पर बुला लिया और मैं हल्का सा तैयार होकर एक सिंपल सा सूट पहनकर खुले बाल रखकर जब उस लड़के के सामने गई तो पहली ही नज़र में उस लड़के ने मुझे पसंद कर लिया। रंग और रूप में तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हल्के से मेकअप ने तो 4 चांद लगा दिए थे। खुले बाल तो मेरे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी चमकदार, घने और लंबे थे। विशाल भी अक्सर मेरे बालों की
काफ़ी तारीफ़ करता रहता था। विशाल को मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब भी वो मेरे बालों की तारीफ़ करता था तो मेरा दिल बहुत खुश होता था। एक लड़की तो यही चाहती है कि उसका पसंदीदा इंसान उसकी तारीफ़ करे और करता ही जाए। मैं लड़की को पसंद आ गई तो उसने कुछ ही दिनों में शादी करने के लिए कह दिया। माँ और पापा ने भी फ़ौरन ही हाँ कर दी, क्योंकि मैंने माँ और पापा से कह दिया था कि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। मेरी शादी की तारीख 20 दिन के बाद ही रखी गई थी। माँ तो बोल रही थी कि ये 20 दिन बहुत ही थोड़े हैं। इन 20 दिनों में मुझसे क्या तैयारियाँ हो पाएंगी, क्योंकि एक शादी में जितनी तैयारियाँ लड़की के घर की जाती है, लड़के के घर तो उसके मुकाबले में आधी भी नहीं होती, क्योंकि दहेज की सारी जिम्मेदारी लड़की के माँ बाप को ही उठानी पड़ती है। हमारे घर में शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, पर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास था। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मेरी हालत देखकर माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। माँ कहती थी कि खाओ पियो, वरना दुल्हन बनकर अच्छी नहीं लगोगी, रंग रूप कैसे चढ़ेगा। अगर खाना ही नहीं खाओगी तो कमज़ोर नज़र आओगी। पर मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता था। जब मेरा खाना पीना बिल्कुल ही बंद हो गया तो माँ मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट आते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर माँ से कहा कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है, अब आपको इसका खास ख्याल रखना है, इसको खाना पीना अच्छे से देना है, वरना बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और साथ ही साथ माँ भी कमज़ोर होती चली जाएगी। ये खबर सुनते ही माँ तो बेहोश होने वाली थी। फिर मैंने माँ को संभाल लिया। माँ ने दवाइयों का पर्चा उठाया और डॉक्टर के कमरे से निकल गई। माँ को मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने जो हरकत की थी वो बहुत ही शर्मनाक थी। मुझे भी इस बात पर काफ़ी पछतावा था, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। शादी में भी कुछ ही दिन रह गए थे, इसलिए अब बच्चा गिरवाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि बच्चा गिरवाने के बाद मेरी तबीयत कम से कम 1 महीने तक तो संभल नहीं ना पाती। माँ की परेशानी अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पर शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही थी। मैंने भी माँ को बोल दिया था कि मैं अपना मसला खुद ही सुलझाऊंगी, आप शादी को ना रुके, मैं अपने पति से खुद ही बात कर लूँगी, आप इस परेशानी को अपने दिमाग से निकाल दे। पर माँ थी, माँ का दिल तो बच्चों के लिए परेशान ही रहता है। उधर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ही डर था कि मैं अपने पति को क्या मुँह दिखाऊंगी और उसको क्या बोलूँगी कि ये बच्चा किसका है। मेरी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी और शादी से 2 दिन पहले मेरे ससुराल से कुछ औरतें आ गई, जो कि मेरे जोड़े का नाप लेने के लिए आई थी, क्योंकि उनको मेरे कपड़ों और सैंडल की नाप मालूम नहीं थी। उन लोगों ने शादी के लिए सारी शॉपिंग कर ली थी, बस एक लहंगा ही रह गया था जो उन्हें मेरी नाप का लेना था। बाकी गहने तो उन लोगों ने पहले से ही खरीद कर रख लिए थे, क्योंकि मेरा होने वाला पति नौकरी करता था और उसने अपनी शादी के लिए सब कुछ जमा किया हुआ था। माँ ने उन औरतों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया और मैंने उनके सामने जाकर रख दिया। उन लोगों ने मुझे अपने पास थोड़ी देर बैठने के लिए कहा तो मैं उनके साथ बैठ गई। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, पर मजबूरी थी, उनके साथ बैठना ही पड़ रहा था। माँ ने बातें बातों में उनसे मेरी नंद के बारे में पूछा, जो एक गायनोकोलॉजिस्ट नर्स थी। उसकी बड़ी बहन तो उसकी तारीफों में लग गई। उसके मुंह से तो उसकी तारीफ ही ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बता रही थी कि मेरी नंद अपने पैसे में बहुत ज़्यादा होशियार है। अच्छे भले डॉक्टर से जो काम नहीं हो पाता वहाँ मेरी नंद कर जाती है। जिन औरतों को डॉक्टर्स भी जवाब दे देती हैं वो मेरी नंद के पास आ जाते हैं और यहाँ पर बच्चा पैदा करके सही सलामत अपने साथ लेकर जाते हैं और मेरी नंद को दुआएं देकर जाते हैं। वह अपने इस हुनर में बहुत ज़्यादा होशियार थी। बातों बातों में उसकी बड़ी बहन बता रही थी कि मेरी बहन तो पहले महीने प्रेग्नेंट होने वाली औरत को भी देखकर पहचान जाती है कि यह उम्मीद से हो गई है। यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अगर मेरी नंद को इस बारे में पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं अपने ससुराल में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। शादी में भी अब कुछ ही दिन रह गए थे। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। दिन तो मैंने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था। शादी का दिन भी आ गया और मुझ पर जरा भी रंग रूप नहीं चढ़ा था, क्योंकि मेरे चेहरे से तो परेशानी साफ दिख रही थी। बैंड बाजू की आवाज़ सुनकर मेरा दिल धक धक कर रहा था और मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती नजर आ रही थी। मैं अपने ससुराल में पहुंचकर बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। मेरा बीपी लो हो रहा था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ इस बात से डर रही थी कि कहीं मेरी वो नंद
मुझे देख ना ले, जो कि एक बहुत ही होशियार नर्स है। मेरे कदम तो उठ ही नहीं रहे थे कि मैं आगे चलकर इस घर में जा सकूं। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने हाथ के सहारे मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में बैठकर मेरी सास ने मुझे अपने सारे रिश्तेदारों से मिलवाया और सबके नाम भी बताए। जब मेरी सास ने अपनी उस बेटी का इंट्रोडक्शन करवाया जो कि नर्स थी, उसके चेहरे की तरफ देखकर ही मेरे माथे से पसीने बहने लगा। मेरी उस नर्स नंद ने तो मुझे देखकर मेरी तारीफ़ ही करना शुरू कर दी और कहने लगी कि मेरे भाई की तो बड़ी प्यारी दुल्हन मिली है। मेरे भाई और भाभी की जोड़ी बहुत प्यारी है। भगवान इनकी जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखे और दोनों को आपस में हमेशा खुश रखे। वो मुझे जिस तरह दुआएं दे रही थी तो मुझे उस वक्त तो खुशी हुई कि चलो शुक्र है भगवान का कि मेरे नन ने मुझे नहीं पहचाना कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी जान में जान आई। वो सब लोग कमरे से बाहर चले गए तो मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। मैं अपनी नज़रों में बहुत शर्मिंदा थी कि मैं अपने पति का हक पहले ही किसी को दे चुकी हूँ। मैं तो उसकी पत्नी कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। वो आकर मेरे पास बैठ गया और उसने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत हीरो की अंगूठी निकालकर मुझे पहना दी। वो कहने लगा कि मैंने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं आपसे। आप मेरे घर को स्वर्ग बना देना और मुझे बहुत प्यार देना। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी थी तो सिर्फ एक प्यार करने वाली पत्नी। मुझे आपसे प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करूँगा। आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर दूँगा, पर मुझे कभी भी झूठ पसंद नहीं है। मैं मोहब्बत में कभी भी धोखा पसंद नहीं करता। मुझसे कभी भी ऐसी किसी गलती की माफ़ी की उम्मीद मत रखना। अपने पति की बातें सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरा पति मुझसे बहुत खुश था और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। मैंने सुबह नहा धोकर तैयार होकर भगवान की आरती की और माँ को कॉल मिला दी, क्योंकि मुझे यकीन था कि माँ इस वक्त जाग रही होगी, क्योंकि वो सुबह 4 बजे आरती जरूर करती है। उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में भगवान की आरती करना नहीं छोड़ी थी। मुझे पता था कि मेरी परेशानी की वजह से माँ रात भर सो भी नहीं पाई होगी, इसलिए मैंने उनको कॉल करके सब कुछ अच्छे से गुजर जाने की खबर दी तो उनकी जान में जान आई और उन्होंने उसी वक्त भगवान का धन्यवाद किया। मैंने माँ को बोल दिया कि अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने मुझे काफ़ी देर तक बातें करके समझाया कि बेटा, अपने घर को हमेशा खुशहाल रखना, कभी किसी के कहने में आकर अपनी सास और नंद से झगड़ा ना करना, कभी किसी की बातों को कानों में ना भरना, हमेशा अपने घर वालों को सबसे ज़्यादा अहमियत देना, अपने पति का खास ख्याल रखना। माँ की सारी बातें मैंने अपने दिल और दिमाग में रख ली और विशाल को तो मैंने अपने दिमाग और दिल से हमेशा के लिए निकाल ही दिया। मैंने ज़रूर कोई पुण्य किया होगा जिसके बदले मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मैं ये सोच ही रही थी कि जब मेरा पति उठा और उठते ही मेरी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। मैं अपने गीले बाल लेकर उनके पास जाकर बैठ गई तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। वो बोल रहे थे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज की सुबह इतनी खूबसूरत हो सकती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस सुबह का कितनी बेचैनी से इंतज़ार किया था, तुम सोच भी नहीं सकती। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि आभारी तो मुझको आपका होना चाहिए कि आपने मुझ जैसी चरित्रहीन लड़की को अपना लिया है, पर मैं ऐसा उनको बोल नहीं सकती थी। मैंने उठकर उनको तैयार होने के लिए बोला और कहा कि जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाए तो हम कमरे से बाहर साथ ही चलेंगे। उन्होंने फ्रेश होकर अच्छे से कपड़े पहने तो हम दोनों एक साथ ही बाहर चले गए। मेरी सास तो हम दोनों को एक साथ देखकर राम सीता की जोड़ी बोल रही थी, पर मेरी नर्स नंद मुझे देखकर चुप और परेशान हो गई। उनकी खामोशी और परेशानी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि कहीं वो समझ तो नहीं गई कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी सास ने हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बनवाया था। हम सब लोगों ने मिलकर नाश्ता किया, पर मुझसे तो डर के मारे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। मेरे हाथ डर के मारे काँप रहे थे तो मेरे पति ने अपने हाथों से निवाले बनाकर मेरे मुंह में डाले। सब लोग हमारा प्यार देखकर बहुत खुश हो रहे थे, सिवाय मेरी उस नंद के जो नर्स थी। मैं बार बार अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देख रही थी और उसकी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। सब लोगों ने मुझसे बात की, पर मेरी उस नंद ने अपने मुंह से एक शब्द तक ना निकाला। नाश्ते की मेज पर सभी लोग हंसी मजाक में बिजी थे। तभी मेरे पति ने यह बात महसूस कर ली कि मैं किसी बात की वजह से
परेशान हो गई हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म किया और मुझे लेकर कमरे में आ गए। उन्होंने कमरे में आकर मुझसे पूछा कि मैं क्यों परेशान हूँ, पर मैंने उनको कहा कि मैं तो परेशान नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे कांपते हाथों को महसूस कर लिया था कि ज़रूर तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकती हो। मैं अपने पति को अपनी परेशानी कैसे बता सकती थी? अगर मैं उनको सब कुछ सच बता देती तो मैं उनको हमेशा के लिए खो देती। ज़रूर वो मेरी ये बात सुनकर मुझे हमेशा के लिए छोड़ देते और मैं ऐसा कभी भी होने नहीं देना चाहती थी। मैंने उनको झूठ बोल दिया कि मुझे माँ पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। शायद इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। इस घर में आज मेरा पहला दिन है और नए नए माहौल में एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि मेरे पति के मोबाइल पर उनके एक दोस्त की कॉल आ गई जो उनको शादी की शुभकामनाएं दे रहा था। वो शिकायत कर रहा था कि मेरे पति ने उसको अपनी शादी पर क्यों नहीं बुलाया। मेरा पति मोबाइल पर बातें करता करता कमरे से बाहर निकल गया। तभी मेरी नर्स नंद कमरे में आई। उनको सामने से आता हुआ देखकर मेरी जान ही निकलने लगी। मेरी नंद ने मुझे परेशान देखकर मुझे बैठने के लिए कहा और वो कह रही थी कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं समझ चुकी थी कि मेरी नंद को मुझसे क्या बात करनी है, यही कि वो मेरे पेट में पलने वाले बच्चे के बारे में जान चुकी है कि मैं शादी से पहले ही उम्मीद से थी। अब मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका था कि मेरे घर को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं जाकर उसी वक्त अपनी नंद के पैरों में बैठ गई और उससे कहने लगी कि आप मेरे राज को हमेशा राज ही रखिएगा। मेरा राज को कभी भी किसी के सामने मत लाइएगा। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे इस बदले में जो कुछ भी चाहती हैं मैं आपकी हर शर्त कबूल कर लूँगी। बस आप मेरे घर को टूटने से बचा ले। मेरी नन्ही ने अपने हाथों के सहारे से मुझे अपने पैरों से उठाकर सोफे पर मुझे अपने ही साथ बिठाया और मुझे बोलने लगी कि भाभी, मैं आपका घर कभी भी टूटने नहीं दूंगी। मैं आपकी इस बात को हमेशा राजी रखूंगी। बस आपको इसके बदले में मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। मैं उसकी हर मदद करने के लिए तैयार थी। मैंने उसको कहा कि आप अगर इस बदले में मेरी जान भी मांग ले तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि आपने मेरी इतनी बड़ी बात को अपने सीने में छुपाया है। मेरी नंद ने मुझे बोला कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसके साथ शादी करने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं अपने घर वालों से उसके बारे में बता चुकी हूँ, पर मेरी बात कोई भी नहीं मान रहा, क्योंकि वो लड़का मुझसे उम्र में 5 साल छोटा है। अब तुम्हें ही मेरे भाई यानी कि अपने पति को इस बारे में मनाना होगा, क्योंकि वो लड़का भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने अपनी नंद से वादा कर लिया कि आपके भाई को मैं किसी भी तरह मना लूँगी। बस आप मेरे इस राज को राज ही रखिएगा। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे, पर मैं अपने पति से अपनी नंद की शादी के बारे में बात न कर सकी, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी और अपने पति से ज़्यादा बोलती तक नहीं थी। वो जो सवाल करते थे बस उसका जवाब ही देती थी। तो भला नंद की शादी के बारे में इतनी जल्दी मैं उनसे कैसे बात कर सकती थी? मैं यही सोचती थी कि शायद नंद की शादी के बारे में बात करूंगी तो मेरे पति यही सोचेंगे कि मैं अपनी नंद को घर से निकालना चाहती हूँ और इस घर पर अपना कब्जा करना चाहती हूँ। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नंद की बात तो मुझे किसी भी तरह माननी थी और अपने पति को इस शादी के लिए मनाना था। मैंने अपनी नंद से बात की कि आप पहले लड़के वालों को बुला लें, फिर ही मैं अपने पति को मना लूँगी, क्योंकि लड़के का पहले हमारे घर का रिश्ता लेकर आना ज़रूरी है, फिर कोई बात आगे बढ़ सकती है। मेरी नंद इस बात के लिए मान गई और वो उस लड़के से जिससे वो मोहब्बत करती थी रिश्ता लेकर आने के लिए कहने लगी। वो मेरे ही सामने बैठकर उस लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी, पर वो लड़का ना जाने क्यों रिश्ता लेकर आने पर राजी नहीं था। मुझे अपनी नंद की कहानी बिल्कुल अपनी कहानी जैसी लग रही थी। विशाल को भी मैं हमेशा रिश्ता लेकर आने के लिए कहती थी, पर वो हमेशा रिश्ता लेकर आने से मुकर जाता था और मुझे झूठी उम्मीदों पर इस्तेमाल करता रहा। मैं अपनी नंद को समझाना चाहती थी कि आप उस लड़के को उसके हाल पर छोड़ दें। अगर वो आपके कहने पर रिश्ता लेकर नहीं आ रहा तो आप उसकी मिन्नतें ना करें।
पर मैं अपनी नंद से इतनी ज़्यादा फ्री नहीं थी, इसलिए मैं उनको कुछ भी बोल नहीं सकती थी। अगर मैं उनको कुछ बोल देती तो उनको शायद बुरा लग जाता, इसलिए तो मुझे उनकी बात किसी भी तरह माननी ही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे इतने बड़े राज को राज रखा हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा, पर मेरी नंद के लिए वो लड़का रिश्ता लाने के लिए तैयार न हुआ। मुझसे मेरी नंद की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो दिन रात उस लड़के के फिक्र में रोती रहती और परेशान होती रहती थी कि पहले ही मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और मैं उस लड़के से 5 साल बड़ी हूँ। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया है। उसी की आस में मैंने आज तक किसी और से शादी भी नहीं की। मेरी उम्र निकलती जा रही है। अगर 1 साल और इंतज़ार किया तो फिर मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरी नंद बहुत परेशान थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उससे मिलने आपके साथ चलूँगी। आप किसी भी होटल में उस लड़के को बुला ले, मैं उनसे बात करती हूँ। अगर वह आपसे शादी करना चाहता है तो उससे जल्द शादी करनी पड़ेगी, वरना झूठी उम्मीदों में आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का उसको कोई भी हक नहीं है। मेरी नंद मेरी बात फ़ौरन ही मान गई और एक दिन उसने उस लड़की को एक होटल में कॉफ़ी पीने के बहाने बुला लिया। मैं भी अपनी नंद के साथ चली गई। वो लड़का हमसे पहले ही वहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैंने उस लड़के को देखा तो मैं दंग रह गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विशाल ही था। विशाल अब मेरा नंद को इतना बड़ा धोखा देने जा रहा था। मैंने उसके मुंह पर सबके सामने जोरदार थप्पड़ दे मारा। वो भी मुझे अपनी नंद के साथ देखकर हैरान रह गया कि मैं उसके साथ कैसे आ सकती हूँ। विशाल ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भावना की भाभी हो सकती हूँ। मेरी नंद का नाम भावना था। मेरी नंद भावना ये सब कुछ देखकर परेशान सी हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी नंद को विशाल के सामने ही बता दिया कि जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की वो आज आपकी ज़िंदगी ख़राब करने जा रहा है। भगवान ने आपको इस जानवर के हाथों शर्मिंदा होने से बचा लिया। ये सब सुनते ही मेरी नंद हैरान रह गई। मेरी नंद ने जैसे ही विशाल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो विशाल ने उसका हाथ रोक लिया और उससे कहने लगा कि तुम क्या सोच रही हो कि तुम जैसी बुढ़ी से मैं कभी शादी कर सकता हूँ। अपनी शक्ल देखो और मेरी तरफ देखो। मैं एक नौजवान और हैंडसम अमीर घराने का लड़का हूँ और तुम एक अधेड़ उम्र की औरत। ये सारी बातें विशाल ने जब मेरी नंद को कही तो मेरी नंद बहुत रोने लगी और अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछताने लगी कि उन्होंने विशाल से प्यार करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। विशाल हम दोनों के अलावा ना जाने और कितनी सारी लड़कियों को धोखा दे चुका होगा। ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। विशाल इतने सारे लोगों के सामने थप्पड़ खाकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। मैं और मेरी नंद उसी वक्त रिक्शे में बैठकर घर वापस आ गए और मेरे कमरे में आकर मेरी नंद ने मुझसे सारी बात पूछी। मैंने उसको बता दिया कि 2 साल लगातार विशाल ने मुझसे मोहब्बत का झूठा वादा किया था। उसके बाद मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मेरी नंद को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो ये सारी सच्चाई सुनकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने मुझसे कहा कि विशाल ने मेरे साथ भी यही खेल खेला है। उसने मेरे साथ शादी के झूठे दावे किए। मैं उसकी मोहब्बत पर यकीन कर बैठी और खुद को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझने लगी कि विशाल जैसा हैंडसम लड़का मुझे मिलने जा रहा है। उसने इतनी सफाई से मेरे साथ झूठ बोला कि वह मुझसे शादी करेगा और मैं उसकी झूठी बातों में इतनी खुश होने लगी। मैं तो ना जाने कितने सपने सजा रखे थे कि मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी अपने प्यार यानी कि विशाल के साथ गुजारूंगी। मेरी नंद मुझसे कहने लगी कि भाभी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उस धोखेबाज से बचा लिया। अगर तुम आज मेरे साथ होटल में उससे बात करने ना चलती तो उसके इस धोखे का मुझे कभी भी पता ना चल पाता। वो तो विशाल की झूठी मोहब्बत और उसके धोखे से बच चुकी थी, पर मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं अब मेरी नंद मेरा राज किसी के सामने खोल ना दे। मेरी परेशानी को मेरी नंद समझ चुकी थी, तो उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो मेरी राज को हमेशा राजी रखेगी। थोड़ी ही देर में मेरी नंद मेरे पास एक दवाई लेकर आई और कहने लगी, ये दवाई खा लो। मुझे मालूम नहीं था कि वो दवाई किस चीज़ की है। मैंने उससे पूछा भी था कि ये आप मुझे क्या खिला रही हो। मुझे उसने कहा कि ये जो कुछ भी है तुम्हारे बड़े फ़ायदे की चीज़ है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो दवाई खा ली, क्योंकि मेरी नंद एक नर्स थी और वह अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर भी थी। कुछ ही घंटे गुजर जाने के बाद मेरे पेट में तेज़ दर्द उठने लगा और थोड़ी ही देर में मेरा बच्चा गिर गया। मैं ये देखकर काफ़ी हैरान रह गई कि मेरी नंद ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैंने जब उससे सवाल किया
तो उसने मुझसे कहा कि उस विशाल धोखेबाज का बच्चा मैं कभी भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त न कर पाती। आप भी इस बच्चे की वजह से काफ़ी मुश्किल में पड़ जाती, इसलिए मैंने आपको ये बच्चा गिराए वाली दवा खिला दी। मुझे थोड़ा बहुत दुख तो हुआ क्योंकि मैं उस बच्चे की माँ थी। भले वो बच्चा नाजायज़ था पर मेरे पेट में पल रहा था, मेरा ही खून था, इसलिए उस बच्चे की माँ होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। पर मेरी नंद ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था और मुझे परेशानियों से आज़ाद कर दिया था। मेरी नंद ने मेरे इस राज को हमेशा राज ही रखा, इसके लिए मैं उसकी बहुत ज़्यादा आभारी थी। मेरी नंद क्योंकि एक बहुत ही अच्छी और बहुत मशहूर नर्स थी, वो बहुत अच्छा इलाज करती थी। उसने मुझे ऐसी दवाइयाँ खिलाई कि मैं कुछ ही दिन में ठीक हो गई और किसी को खबर तक नहीं हुई, यहाँ तक कि मेरे पति तक को कुछ पता न चला। मैं इस बात से बहुत खुश थी। मैं अपनी नंद का जितना भी धन्यवाद करना चाहूँ वो कम ही होगा। उसका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं चुका सकती। मैं उसके लिए और तो कुछ नहीं कर सकती थी, बस हमेशा दुआएं देती रहती थी और वो भी मेरा धन्यवाद करती रहती थी कि मैंने विशाल जैसे धोखेबाज इंसान से उसकी जान छुड़वा दी। कुछ महीने गुजर जाने के बाद मेरी नंद ने फिर से मुझे प्रेग्नेंट होने की दवाई खिलाई, तो 1 महीने के अंदर ही मैं उम्मीद से हो गई। यह खबर सुनते ही मेरे सब घरवालों को बहुत ही खुशी हो रही थी। मेरे पति तो इस बात से बहुत खुश थे कि मैं उनको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हूँ। मेरे सब घरवाले मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मैं इतनी अच्छी फैमिली को पाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उन लोगों का जितना धन्यवाद कर सकूं वो कम था। सबसे ज़्यादा अच्छी तो मेरी वो नंद थी जिसने मेरे राज को हमेशा अपने दिल में दफन कर दिया था। मैं हमेशा भगवान से अपनी नंद के लिए प्रार्थनाएं करती रहती थी कि भगवान उसका नसीब अच्छा करे और उसके लिए एक शरीफ और अच्छा सा लड़का भेज दे जो उसको सारी ज़िंदगी खुश रखे। क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसके लिए रिश्ता मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से वह खुद भी बहुत परेशान रहती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।